हेलो एवरीवन। वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इंडिया का बहुत बड़ा फेट जो है वो डिसाइड किया था। सो अब हम देखें कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म था वो बड़ा ही कैपिटलिस्टिक सिस्टम था। उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था और ब्रिटिश के कैपिटलिज्म को बढ़ाना था, बाकी उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उनकी हर पॉलिसी एक एक पॉलिसी ऐसी होती थी कि किस तरीके से ब्रिटिश का कैपिटलिज्म बढ़े, स्ट्रेंथन हो। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे लॉज ऑफ द लैंड थे उनमें चेंज लाया। इन्होंने लैंड ओनरशिप पैटर्न को चेंज कर दिया एंड ये भी डिसाइड किया इवन जो क्रॉप है वो कौन सी उगाई जाएगी एंड किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका काम होगा। तो वही किसान को भी वो बता रहे हैं कि भाई तुझे यही क्रॉप उगानी है। सो इट ऑल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टुक प्लेस। तो जिससे जो हमारा ओरिजिनल तरीके से काम चल रहा था ना, उन्होंने उस पूरे को बर्बाद करके रख दिया। इट एंटर्ड इनटू फॉरेस्ट में गई, ट्रीज काटे वहाँ पे और टी का प्लांटेशन शुरू कर दिया। सारे हमारे पेड़ हटा के वहाँ पे चाय उगाने लग गए। फॉरेस्ट एक्ट लाए जिसने पेस्टलिस्ट जो थे, जो हमारे चरवाहे भाई होते थे, उनकी लाइफ ख़राब करके चेंज करके रख दी पूरा। उनको अलाउ ही नहीं था, जिससे उनके जानवर मर जाते थे और वो लोग बेचारे भूख प्यास के मारे मर जाते थे। जब उनके जानवर ही नहीं रहेंगे तो वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। तो दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मिनी फॉरेस्ट। हमारे देश के बंदों को ही हमारे ही फॉरेस्ट में घुसने से मना किया जाता था एंड उनके कैटल को कोई खाना पीना मिल ही नहीं पाता था। सो द बॉक्स कैरीज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनी इन द कॉलोनियल ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो एरिया था, अबे बहुत फॉरेस्ट थे हमारे, जो भी हमारी सेवन सिस्टर्स हैं एंड जो पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है हमारा, वो पूरा बदल के रख दिया इन्होंने। वहाँ पे फॉरेस्ट हटा दिए, पैस्टलिस्ट को मना कर दिया। एंड किस तरीके से उनका इम्पैक्ट रहा है कि जो एडवेंट ऑफ रेलवेज इन बंगाल, बंगाल में रेलवेज आती है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए मोस्टली, जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी असम की। तो असम उस समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था एंड फ्रॉम द वन ऑफ लाइजेस फेयर इनटू वन ऑफ द एक्टिव इंटरवेंशन। तो पहले यहाँ पे लाइजेस फेयर था, यानी कि सब चीज़ लिबरल थी, आप कुछ भी काम कर सकते थे। लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ पे उन्होंने एक्टिव इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया। जो डिमांड थी, डिमांड फॉर रेलवे स्लीपर ट्रांसफॉर्म द फॉरेस्ट इन असम। तो रेलवे स्लीपर्स बनाने थे जिसकी वजह से फॉरेस्ट का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया असम में एंड फ्रॉम एन अनप्रोडक्टिव वाइल्डनेस इनटू अ लुक्रेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले वो उसको समझते थे उस एरिया को कि ये तो यार जंगल जंगल है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे रेलवेज वगैरह बना दी तो ब्रिटिशर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो बन गया। अब बिटवीन 1861 एंड 1878 जो एरिया था, एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 269 स्क्वायर मील्स, उसको रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। सो 269 स्क्वायर मील्स इज अ ह्यूज डिस्टेंस। उसको बोल दिया रिजर्व फॉरेस्ट है, इधर कोई अलाउड नहीं है, इधर हम ही अपना काम देखेंगे। 1894 तक जो एरिया था वो उन्होंने बढ़ा के रिजर्व फॉरेस्ट का कर दिया 3683 स्क्वायर मील्स। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 1861 से, आप देखो 1894 में। एंड 19th सेंचुरी के अंत तक ये एरिया 20,061 स्क्वायर मील्स हो गया था, लगभग 42.2% ऑफ टोटल एरिया, जिसमें से 3609 स्क्वायर मील्स रिजर्व फॉरेस्ट थे। एंड सिग्निफिकेंटली जो लार्ज एरिया था इन फॉरेस्ट का वो हिल एरियाज में था, जहाँ पे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह रहने लगती थी। मतलब सेंचुरीज तक वो वहाँ पे रहते थे, कई सारी सेंचुरीज तक। एंड उनका पूरा लाइफ ही इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता था, नेचर पे डिपेंड करता था। बट उनके साथ जो था बहुत कुछ उनकी लाइफ में बदलाव कर दिया गया। नाउ कॉलोनियलिज्म हैड लेड अ कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल। अब कॉलोनियलिज्म से बहुत सारे लोग मूव करे, देखो बहुत सारे ब्रिटिश के भी आए, बहुत सारे हमारे भी इधर उधर गए। तो इससे क्या हुआ कि इट लेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल, एक पार्ट टू अनदर पार्ट इंडिया के अंदर ही। जैसे प्रेजेंट डे
झारखंड मूव टू असम वर्क के लिए, क्योंकि टी प्लांटेशन जब उन्होंने लगाया था तो काफ़ी काम रहता था, तो झारखंड वगैरह के एरिया से असम में लोग मूव करते थे। ऐसे ही जो न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, पर्टिकुलरली फ्रॉम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास, वो मूव करे एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशनल, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, एंड दे मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। अब पीपल वर कार्टेड इन शिप्स फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन अदर कॉलोनाइज लैंड इन डिस्टेंट एरियाज। अब बहुत सारे ऐसे लोग, उनको शिप में भर भर के इंडिया से दूसरी कॉलोनियलाइज लैंड में ले जाते थे वहाँ पे काम करवाने के लिए, जैसे एशिया का कोई और पार्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, या इवन अमेरिका। और वो इतनी बुरी तरीके से उनको बोट्स में लेके जाते थे कि बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते थे। कि एक सिंपल सी बोट है, 10 जनों की जगह उसमें 20-25 जने डाल दिए, एंड वो बिल्कुल जानवरों के जैसे, घोड़े बकरी जैसे उनको लेके जाते थे। फूड प्रॉपर नहीं होता था, तो बहुत सारे लोग रास्ते में मर जाया करते थे। बहुत सारे कभी वापस नहीं आए, उनको क्या हुआ, कैसे, कहाँ गए, कोई नहीं जानता। टुडे बहुत सारे जो डिसेंडेंट्स हैं आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो जैसे अब भी अमेरिका में बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अफ्रीका में हैं। सो ये सारी चीज़ें वो करा करते थे। सो टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स रूल, कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बहुत सारे चेंजेस इन एवरी स्फेयर। चाहे वो लीगल चेंजेस हो वो लेके आए, कल्चरल चेंजेस हो वो भी लेके आए, आर्किटेक्चरल चेंजेस हो वो भी लेके आए। सो कॉलोनियलिज्म वो एक स्टोरी है अपार्ट इन वेरी स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ द चेंजेस इट ब्रॉट। तो सिंपल क्या है ना, कि किसी की सोच बदल दो, वो इंसान अपने आप बदल जाएगा। तो उनका भी यही था कि इनकी थॉट को, इनके सोच को इंडियन मत रहने दो, इनके थॉट को वेस्टर्न कर दो। तो बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे अनइंटेंडेड फैशन हो गया, जिस तरीके के वो कपड़े पहनेंगे। जैसे वी सॉ कैसे वेस्टर्न एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया इंडियंस को कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म कैसे मैनेज होता है। अब भाई उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान और हो गया, क्योंकि उससे नेशनलिज्म की भावना और ज़्यादा बढ़ गई लोगों के अंदर। एंड इंस्टेड इट लेड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस। द मैग्नीट्यूड एंड डेप्थ ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कॉलोनिज्म अनलीश करा, वो कुछ और जैसे बेसिक फीचर्स हैं ऑफ कैपिटलिज्म से हम समझ सकते हैं। उससे पहले ये एक बॉक्स दे रखा है कि आफ्टर 1834, एक ही बॉक्स है ना, हाँ, 1834 से लेकर के 1920 तक जो शिप्स थी, शिप्स लेफ्ट फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया से निकलते थे रेगुलर बेसिस पे, जिसमें बहुत सारे रिलीजन, जेंडर, क्लासेस, कास्ट के लोग हुआ करते थे। मिनिमम 5 years के लिए वो यहाँ से जाया करते थे काम करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, जैसे कि मॉरिशस वगैरह वाली जगह पर। बहुत सारे डिकेड्स तक ये काम चलता रहा, एंड बिहार से बहुत सारे लोग जाते थे इन द डिस्ट्रिक्ट, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, आरा हो गया, सरन हो गया, तिरहुट हो गया, चंपारण हो गया, मुंगेर, भागलपुर एंड पूर्णिया। अब बेसिक फीचर्स जो थे कैपिटलिज्म से, उनसे आप, जैसे ब्रिटिशर्स की सोच थी ना, उसको हम थोड़ा सा क्रैक कर सकते हैं। जैसे कैपिटलिज्म क्या था, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था वो प्राइवेटली ओन किया जाता था एंड ऑर्गेनाइज किया जाता था टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स विद इन मार्केट सिस्टम। कि इस तरीके से काम करो कि मार्केट से तुम मैक्सिमम प्रॉफिट कैरी कर पाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाओ। तो कैपिटलिज्म क्या है, इट इज़ द लाइक capitalism in the west, it emerged out of the complex process of European exploration of the rest of the world। तो ये सोच कहाँ से आई कि जब यूरोपियन थे पूरे वर्ल्ड में घूमे, जिसकी वजह से जो वेल्थ थी, रिसोर्सेज थी, उनके बारे में इन्हें अच्छे से पता चला, एंड किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके वो बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ये सोच उन्होंने क्रैक करी। तो कैपिटलिज्म फ्रॉम वेरी बिगनिंग वॉज इट्स डायनामिज्म। अब शुरू शुरू में जब वो शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो और बढ़ता ही गया, क्योंकि इसके पास भाई पैसा कमाना की कोई हद थोड़ी होती है, आप जितना फैलाते जाओगे काम उतना बढ़ता जाएगा। सो इट्स पोटेंशियल टू ग्रो, एक्सपैंड, इनोवेट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेबर इन अ बेस्ट वे अश्योर्ड टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। तो व्हाट मार्क्ड इट टू वाज इट्स ग्लोबल नेचर। एंड कैपिटलिज्म ऐसा था
कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री में कर सकते हो, आप जितना को कॉलोनी बनाओगे आप उन सब से पैसा खींच सकते हो। सो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म जो था वो it was extricably connected to the growth of Western capitalism. This had a lasting impact on the way capitalism developed in a colonized country like India. तो जो उनकी सोच थी उस तरीके से ही बहुत सारी चीज़ें हमने भी अपनाई, आज भी अपनाते हैं, एंड उससे इंडिया में बड़ा ज़्यादा असर आया था। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वी सी किस तरीके से कॉलोनिज्म बहुत डिस्टिंक्ट पैटर्न्स पे ग्रो किया। ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।